बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर गई होगी और जो बड़ी ईद कुर्बान, उस पर ज़ाहिर है कुर्बानी का गोश्त बांटना, सारे लोग बहुत थकावट का शिकार भी होते हैं, लेकिन अगले ही दिन बिज़नेस एज़ यूजुअल शुरू हो जाता है। जैसे आज हम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुकम्मल हो गई थी, लेकिन जब हम इंतखाबी मुहिम देखते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो पाकिस्तान में, तो हमारा जो सियासी कल्चर है उसमें क्या ख़राबियाँ हैं, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है, ये तमाम चीज़ें बड़ी नुमायाँ होकर सामने आती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने पाकिस्तान में सियासी माहौल के ऊपर कुछ बात करेंगे। हमारी सियासी जमातों ने क्या सीखा है, जो सियासी इर्तिका का अमल है उससे हमारे निज़ाम ने कितनी बेहतरी हमारे निज़ाम में आई है, और जो बेहतरी नहीं आ सकी उसको कैसे लाया जाए। क्योंकि जब आप इंतखाबात के लिए जाते हैं, आप मुहिम करते हैं, तो आवाम के सामने आम तौर पर अपना प्रोग्राम पेश किया जाता है। आवाम को बताया जाता है कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, और जो माजी में हमारा काम था वो ये था। आप अपनी परफॉर्मेंस भी पेश करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में चाहे वो आम इंतखाबात हों, ज़िमनी इंतखाबात हों या वफाकी इकाइयों में कहीं पर इंतखाबात हो रहे हों, हमेशा ये होता है कि इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला होता है। दूसरी जमात की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको बुनियाद बनाकर सियासत की जाती है, और अवाम हर दफ़ा ये सारी बातें सुनते हैं। अवाम हर दफ़ा ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी वोट करते हैं। तो जो तब्दीली होनी चाहिए, जो एक संजीदगी आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ सकी, कुछ उसका जायज़ा भी लेने की कोशिश करेंगे। क्या ये कल्चर जो इल्ज़ाम तराशी का और दूसरे की कमज़ोरी को बुनियाद बनाकर सियासत करने का है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ जनूबी एशिया में है, या दुनिया में कहीं और भी हमें मिसालें मिलती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो महज़ब मुआशरे हैं वहाँ पर इलेक्शन डिबेट होती है, वहाँ पर लोग हर शोबे में उन्होंने क्या काम करना है, उनकी टीम ने क्या काम किया है, वो सारा प्रोग्राम आवाम के सामने रखते हैं, और फिर आवाम उस बुनियाद पर उनको वोट करती है। पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में शख्सियात अहम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम भी है, पाकिस्तान में शख्सियात भी हैं, और ताकत का जो महवर है वो क्या है, सियासी जमात है, शख्सियात हैं, या जो बरादरी का सिस्टम है? वो इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब, प्रोफेसर हैं लम्स के और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं। हम हमेशा इनसे बहुत सीखते हैं जहाँ भी ये गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडाट के, और जो सियासी जमातों ने इर्तिका से सीखा है उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, बिलखुसूस इंतखाबी सियासत और पार्लिमानी सियासत के हवाले से। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो ज़ैगम, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगी कि हमने देखा कि हम बड़े दावे करते हैं कि 80 और 90 की सियासत से हम बाहर आ गए, या हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर आ गए, और एक दावा जो अवामी सतह पर है वो ये कि अवाम बहुत बाशऊर हो गई है। लेकिन अगर तर्ज़ सियासत पे नज़र दौड़ाई जाए तमाम सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, तो तर्ज़ सियासत में कोई आपको ख़ास तब्दीली नज़र आती है? आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान में कुछ पेशरफ्त हुई है अगर हम सियासी माहौल और कल्चर की बात करें? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और पाकिस्तान के इलेक्शन ऑपरेशनली एक ही तरह के हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन के जो लॉज हैं वो दोनों जगह बहुत अच्छे बनाए गए हैं। इलेक्शन जो प्रैक्टिस है वो दोनों जगह डिमांड करती है ज़्यादा फेयरनेस, दोनों में सुकून है। इसलिए उस लिहाज से दोनों इलेक्शन पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, बल्कि इसके अलावा भी पाकिस्तान के, वो एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही समझे जा सकते हैं। मगर जब आजकल इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, तो थोड़ा सा फर्क ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन एक ऐसी जगह पे हो रहे हैं जो पॉलिटिकल यूनिट तो है और पाकिस्तान का हिस्सा है डी फैक्टो, लेकिन डी ज़्योरे यानी कानूनी नुक्ता नज़र से ये एक ऑटोनोमस स्टेट है। तो इस तरह से पाकिस्तान के हवाले से आज़ाद कश्मीर के लोगों का और आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस का और उसकी गवर्नमेंट का जो एक रवैया है पाकिस्तान के बारे में, वो है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस में इस्टेब्लिशमेंट का रवैया होता है। आमतौर पर पॉलिटिकल एनालिस्ट जब पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करते हैं तो हर वक्त, और ख़ास तौर पर 2018 में और उससे पहले भी, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि
पस पर्दा कुछ कुव्वतें हैं जो असर अंदाज होती हैं इलेक्शंस पे। अब जब देखते हैं हम आज़ाद कश्मीर को, तो यहाँ पे जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वो नॉर्मली कई दहाइयों से वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल अदा करती है। यानी इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के हो रहे हैं, वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ के वोटर्स हैं, लेकिन उसके पीछे एक जो एक कुव्वत है जिसे आमतौर पर मुक्तदरा या मुक्तदर हल्के कहते हैं, वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, यानी आज़ाद कश्मीर यानी इस्लामाबाद की हुकूमत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगी कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनका कल्चर तो जाहिर है वो भी हम देखते हैं कि एक पैटर्न है जो पूरे पाकिस्तान में, उसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, डॉक्टर साहब ने फ़र्क तो बताया कि ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन कल्चर मोर लाइकली वही होता है जो पूरे पाकिस्तान में होता है। तो आपको लगता है कि ये जो हम कैंपेन करते हैं, सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली जो पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम होती है, ज़िमनी इंतखाब की मुहिम होती है, उसमें लैक क्या चीज़ करती है? क्योंकि अवाम को तो ज़ाहिर है आपने कुछ रास्ता दिखाना होता है, कुछ सिमत बतानी होती है, तो उसकी कमी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। देखिए, ये जो पहली बात है ना कि फ़र्क जो है आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान की कैंपेन का, वो हमें सिर्फ इसलिए भी नज़र आता है कि ये इंतखाबात दो मुख्तलिफ तारीख़ों पे हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर सूबों के इंतखाबात भी इसी तरह स्टैगर हो जाएं जैसे कि पहले हुआ करते थे, तो फिर यहाँ पे भी वफाकी सतह पे जो जीतने वाला होगा वो सूबों के अंदर इंतखाबात के नताज पे भी असरअंदाज होगा और लोग उससे भी मुतासिर होंगे। अलावा उन वजूहात के जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में होती हैं वो भी होंगी, लेकिन लोग जब ये देखते हैं कि एक वफाकी हुकूमत में एक पार्टी जीत गई है, तो फिर सूबों में जब वो इलेक्शन होता है तो उससे भी मुतासिर होते हैं। तो अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी अगर उसी तारीख में हो जाए जिस तारीख पे बाकी सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं, तो शायद ये फैक्टर फिर बाकी न रहे। लेकिन जो बाकी बात है, दूसरी जो ओवरऑल कल्चर की बात हो रही है, वो बिल्कुल एक सा है। वो बिल्कुल यही है कि हमारी पार्टियां, हम जिस प्रोग्राम की तमन्ना रखते हैं कि पार्टियां अपना प्रोग्राम बयान करें और लोग उस प्रोग्राम की बुनियाद पे वोट दें, वो हमारे यहाँ भी नहीं है पाकिस्तान में, और वो आज़ाद कश्मीर में भी नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अमल है वो अभी अंडर डेवलप्ड है। लोग खुद इस चीज़ को नहीं देखते कि पार्टी का प्रोग्राम क्या है। वो प्रोग्राम बनता है, वो छपता भी है, वो मंशूर पेश भी होता है, लेकिन लोग ये देखते हैं कि मुझे कौन आदमी, कौन सा शख्स है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुझे फ़ायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, आप दोनों की गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर रही हूँ ज़ैगुम साहब के जो ताकत का एक आप कह लीजिए कि आपने इर्तिकाज़ रखा हुआ है पैसे में, और जो फ़ैसला साजी है वो भी, उसका भी एक हमें इर्तिकाज़ नज़र आता है कि जो ताकतवर आदमी होगा या जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसका असर रसूख ज़्यादा है, वो आपके काम आ सकता है। निज़ाम से मायूसी है कि निज़ाम में आपको खुद से निज़ाम आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा जब तक आपके पास किसी की सिफारिश नहीं होगी, किसी की तरफ से परमिट नहीं होगा, कोई आपको लाइसेंस नहीं देगा। तो आपको लगता है कि ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ताकतवर शख्सियात ही महवर हैं और मरकज़ है हमारी सियासत का? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, और दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बात और ज़्यादा अहम हो जाती है। एक वही बात है जो बिलाल साहब अभी कह रहे थे, वो है इसकी टाइमिंग। देखिए, टाइमिंग से दो फ़र्क पड़ते हैं। एक तो जब मिड टर्म पे एक अलग टाइम पे इलेक्शन होता है, जब कई साल गुजर हो चुके होते गए हैं कौमी इलेक्शन को, तो जो एक कौमी वेव होती है, जो एक सेंटिमेंट होता है, जो वोटों पे असरअंदाज हो रहा होता है, जिसकी वजह से तो आज़ाद कश्मीर और जीबी भी उस कौमी सेंटिमेंट, उस कौमी वेव का हिस्सा नहीं बन सकते। तो वो वेव गुजर चुकी होती है, वो किसी एक बड़ी तहरीक का अपोजिशन या हुकूमत या मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर जो सेंटिमेंट्स होते हैं उससे अलग हो चुके होते हैं। और आपको पता है जो भी इलेक्शन मिड टर्म स्टाइल में हो, ये तो मिड टर्म नहीं है, लेकिन जो कौमी बाकी इलेक्शनों से हिसाब से मिड टर्म होता है, तो उस वक्त हुकूमत को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और वजह ये होती है कि जितने भी पेट्रनेज के नेटवर्क्स होते हैं वो उस वक्त हुकूमत की तरफ देखते हैं
اور جن کا حکومت کے ساتھ, حکومتی پارٹی کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے, وہ عوام کو, لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ کم از کم جتنا ٹائم اس حکومت کا باقی ہے اتنے ٹائم میں تو آپ کے کام ہم ہی آ سکتے ہیں. اس کے بعد کون الیکشن جیتتا ہے, کون ہارتا ہے, وہ تو پھر آگے کی بات ہے. یعنی دوسرا پھر جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے, دیکھیں پیٹرنیج کا جو سسٹم ہے یہ تو پاکستان میں نیچے سے اوپر تک ہر طرف پھیلا ہوا ہے. سرکار کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کیا اور ڈیموکریسی کیا, اور جمہوریت میں بھی اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر وسیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو الیکٹیبلز ہیں اور ان کے پیچھے کیا عناصر کار فرما ہیں, کیونکہ الیکٹیبلز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے ساری دنیا میں, اور پاکستان میں کس طرح کے لوگ اب الیکٹیبلز سمجھے جاتے ہیں, کچھ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کا جو انتخابات میں سیاسی کلچر ہمیں نظر آتا ہے. کم و بیش ہمیں پارلیمان میں بھی ویسا ہی ماحول اب تو نظر آتا ہے, لیکن بہرحال ہم کوشش کریں کہ تاریخی کچھ لحاظ سے بھی اس بات کو انالائز کریں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے, پاکستان کے عوام نے, اور پاکستان میں جتنے انتخابات اب تک ہو چکے ہیں وہاں سے ہم نے سیکھا کیا ہے, نظام نے کیا سیکھا ہے. تو ڈاکٹر وسیم, جو الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے, ہمیشہ سے ظاہر ہے ایک سیاسی لیڈر یا جو سیاستدان ہے, کہا یہ جاتا ہے, اگر کتابی بات کروں, کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے آتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی گراؤنڈ پہ اس کا ایک فٹ پرنٹ ہوتا ہے, اس نے کوئی فلاح بہبود کا کوئی کام کیا ہوگا. اپیرنٹلی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی رابطہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ, وہ عوام کی نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے تو نہیں, خیر کافی پرانا ٹرینڈ ہے یہ, کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی سیاست میں آ گئے جن کا کوئی عوام کے ساتھ اس طرح کا رابطہ تو نہیں تھا, نہ وہ عوامی حلقوں سے ابھرتے ہوئے لیڈرز تھے, لیکن ان کے پاس پیسہ بہت تھا, اثر و رسوخ بہت تھا, ان کا نام بہت تھا. اس وجہ سے سیاسی جماعتیں ان کو ٹکٹس دیتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکٹیبلز کی جو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ الیکٹیبلز کون ہیں, وہ بھی پاکستان میں تبدیل ہو چکا ہے سارا معاملہ؟ آج کل اس کی بات ایسا ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹرمیڈیریز ہیں, انٹرمیڈیشن پہ کافی کام ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو انفلوئنشل ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, یہ تھانے کچہری تک ان کی پہنچ ہے, یہ لوگوں کو پیٹرنائز کر سکتے ہیں, یہ میڈیٹ کرتے ہیں عوام میں, عوام ایک طرف اور ریاست دوسری طرف, اور ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے, اس طرح کا نہیں ہے جیسا بڑی اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. تو اس کو اس کو گلاس سوسائٹی بھی کہتے ہیں. میں نے لکھا ہے اس پر مثال کے طور پر پاکستان پہ ایز اے گلاس سوسائٹی, آور گلاس سوسائٹی, یعنی وہ ایک گھنٹے کی یہ جو گھڑی ہوتی تھی ایک زمانے میں, جس میں اوپر کا حصہ گلاس کا اس میں ریت بھر دی جاتی تھی, ایک گھنٹے میں وہ نیچے حصے میں آتی تھی, پھر اس کو الٹ کر دیا جاتا تھا. تو ان دونوں کے درمیان, یعنی ایلیٹ اور ماسز کے درمیان جو جوڑ ہے بہت پتلا ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر. اس لیے ایلیٹ اپنی پالیٹکس کھیلتی رہتی ہے جو پیٹرنائز کرنے کی ہے, اور یہ انٹرمیڈیریز ہیں اسٹیٹ اور عوام میں. یہ کہہ دیا میں نے. اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ لوگ خاص طور پہ اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نان پالیسی نان ایشو الیکشنز ہیں. اس میں ایشوز جب آپ دیکھیں گے کون کون سے ایشوز ہیں, مثال کے طور پہ یہ جو ہے پی ایم ایل این, یہ بات کیا کر رہی ہے الیکشن ریگنگ کی. مریم نے بات کی بار بار دستہ کے حوالے سے, 2018 کے حوالے سے. الیکشن ریگنگ کی بات وہ ایشو ہے, یعنی وہ ایک طرح سے آئندہ کے لیے جب یہ حکومت میں آئیں یا نہ آئیں ایک نان ایشو بن جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس قسم کی حکومت کرنی ہے, کیسے پیسے لانے ہیں اور کس چیز کو دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں اس پہ واپس آتی ہوں. آپ نے کہا کہ جو نان ایشوز اور نان پالیسی کی طرح کی ایک کیمپین ہوتی ہے. احمد بلال محبوب صاحب, واقعی کو فرق پڑتا ہے یہ جو بیانات ہوتے ہیں, جو جلسے جلوس میں جو لہجہ ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ووٹنگ پیٹرنز اس سے چینج ہوتے ہیں؟
और बिलखुसूस जो जलसों के साइज़ के ऊपर भी हम बड़ी बहस करते हैं? जी, फ़र्क पड़ता है। देखें, ये जो हम जिन इश्यूज़ और पॉलिसियों की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल सियासतों के अंदर, नॉर्मल मुल्कों के अंदर शायद उनकी बहुत अहमियत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम किसी हद तक एबनॉर्मल सा मुल्क हैं। यहाँ पे अगर इलेक्शन की फेयरनेस एक हमेशा से एक इशू रही है, तो फिर सबसे बड़ा इशू तो यही होगा ना। अगर किसी शख्स को ये पता हो कि इलेक्शन तो फेयर होंगे, तो फिर शायद वो दूसरे इश्यूज के ऊपर बात करना शुरू करेगा। लेकिन चूंकि इलेक्शन बजाते खुद एक बहुत बड़ा इशू है, तो सारी तवज्जो इलेक्शन खींच लेते हैं। और फिर ये जो आप गुफ्तगू की बात कर रही हैं, क्योंकि सब तक असरअंदाज होती है, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम सवाल है। अभी हालिया कैंपेन में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह से एक दूसरे के बेटों की बजाय पोतों और नवासों के ऊपर सियासत हो रही है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके मज़हब के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये एक हमारे यहाँ ये शो कर रहा है कि पब्लिक के अंदर भी शायद इस बात की अपील है। देखिए, अगर लोग पक्का राग सुनना चाहते हैं, तो जो गाने वाले हैं वो पक्का राग सुनाएंगे। अगर लोग रॉक का सोच रखते हैं, ज़ौक रखते हैं, तो फिर लोग फिर उसी तरह से गाएंगे। तो अगर अवाम के अंदर पजीराई ना हो रही होती इस तरह की गुफ्तगू की, तो लोग शायद ना करते। अच्छा, आपने अगर ये आप बड़ा ये बात अहम नुक्ता उठाया बिलाल साहब। मैं ज़रा ज़ैगुम साहब से पूछ लूँ। ज़ैगुम साहब, ये हम जब टीवी डिस्कशंस और डिस्कोर्स की भी बात करते हैं, सोशल मीडिया डिस्कोर्स की, और फिर हमारा जो सोशल डिस्कोर्स है, हमेशा हम ये कहते हैं कि क्या है, आवाम यही सारा कुछ सुनना चाहते हैं या हमने आवाम को दिया ही ये है? तो ये बिलाल साहब जो नुक्ता उठा रहे हैं, ये फिर उसी बहस की तरफ रेफ़र करता है कि क्या जो इस वक्त सियासी माहौल है, अवाम इसी सियासी माहौल में समझते हैं कि जो उनके हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, जो उनके मसाइल हैं उनका हल मुमकिन होगा, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा वो डिसेंसी वाला और वो ज़्यादा सोबर वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ सकती है? कैसे, किस तरफ ये रखें पैमाना, क्या करें? देखिए, बिलाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई है वो आपस में बड़ी लिंक्ड होती है। वो किसी नौजवान को अगर 2-4 दफ़ा चर्च के सिगरेट पिला दें, तो 5वें की उसको खुद भी तलब होने लग जाती है। देखिए, हमारे शुमाली इलाके में जो पोलो खेला जाता है, उसके कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते। तो एक ज़माने में वहाँ जब राजा हुआ करते थे और सालाना पोलो के मैच हुआ करते थे, तो राजा बाज़-औक़ात मिलकर पोलो के मैच में किसी एक आध राजा को मार दिया करते थे, खेल-खेल में ही। जहाँ पे आपके नॉर्म्स ना हो, ये सेट ना हो कि खेल किस तरीके से खेलना है, तो वो खेल बड़ा वायलेंट हो सकता है, उसमें बड़े झगड़े होते हैं, उसमें वही कुछ होता है जो इस वक्त हो रहा है। और जैसे बिलाल साहब ने कहा कि पहले तो 36 साल हमने ये झगड़ते हुए गुजार लिए कि खेल कैसे खेलना है। और जैसे इनकी बात से मैं समझाऊं कि देखिए, ये जो खेल के रूल्स हैं, ये सिर्फ लिखे हुए रूल्स नहीं होते, ये सिर्फ आइन और कानून की बात नहीं है, बल्कि जमहूरियत में नॉर्म्स भी उतनी ही अहम होती हैं। वो रिवायात और वो रख रखाव, वो बातें जो लिखी हुई नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो करते हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में वही कोशिश थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिल बैठकर ये लिखा कि हमारे नॉर्म्स कैसे होंगे, वो कैसे ज़ाब्ते होंगे जो बेशक कानून में नहीं है, लेकिन हम उनको फॉलो करेंगे। और 10 साल तक पाकिस्तान की सियासत पर उसका एक बहुत अच्छा असर भी पड़ा। लेकिन पीटीआई उसकी सिग्नेटरी नहीं थी, तो पीटीआई ने कहा ये मुकमुकाव है, हम इसे नहीं मानते। तो हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से बात शुरू हुई थी, खास तौर पे जैसे 90 की दहाई में चल रहा था, और वही नो होल्ड्स बार्ड है, जिसके नतीजे में जब इस लेवल पर आ जाए खेल कि धींगा मुश्ती हो जाए और गाली गलौज हो जाए, तो फिर संजीदा बात कौन कर सकता है, कौन सुनेगा, सुनने वाला कौन सुनना चाहेगा और बोलने वाला कौन बोलना चाहेगा। वो माहौल ही ऐसा बन जाता है जिसमें इस तरह की ही गुफ्तगू की जाती है, इसी तरह की ही धींगा मुश्ती की जाती है। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, और अगर ये बातें दोबारा सेट नहीं की जाएंगी तो सियासत इसी तरह चलती रहेगी और अवाम ही का नुकसान होगा। अच्छा, वे फॉरवर्ड पे बात करते हैं जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो मेरा बुनियादी सवाल है, एक बार वो दोबारा दोहराएंगे कि हमने दिहाइयों से सियासी जमातें टूटी, नई बनी, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने, फिर जो पुरानी सियासी जमातें हैं वो वापस एक दूसरे में जम हुई,
इकट्ठे इत्तेहादी हुकूमतें भी बनी, हमने बहुत सारे तजुर्बे किए, तो हमने सीखा क्या है और वे फॉरवर्ड है क्या कि वाकई वो सियासत हो जो अवाम के मसाइल के हल के लिए हो। ये दायरा ऐसे ही अगर घूमता रहेगा तो ज़ाहिर है अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ टुडे में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने सियासी जो इर्तिका पाकिस्तान में हुआ है जमातों का, उससे बेहतरी क्या आई है। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर मैं आपसे पहले ये पूछूं कि आपके ख्याल में इम्प्रूवमेंट है, हम इसको पेशरफ्त कहें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़े मायूस हैं, जिनकी बड़ी गहरी निगाह रही सियासी सारे इर्तिका के अमल पे, और वो कहते हैं कि हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी पाकिस्तान में सियासी कल्चर की, सियासी जमातों में जमहूरियत की? देखिए, पेशरफ्त तो हुई, ऐसा नहीं है कि हमने कोई तरक्की नहीं की है। ख़ासतौर पे हमारा जो कानूनी फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क इंतखाबात का, वो बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। मिसाल के तौर से हमने अपनी इंतखाबी फहरिस्तें बहुत अच्छी बना ली हैं। अब उसके लिए एक शनाख्ती कार्ड की शर्त है, उसकी वजह से डुप्लिकेशन वगैरह नहीं होती, किसी के गलत आदमी को किसी दूसरे के कार्ड का इस्तेमाल करने का, किसी दूसरे का वोट भुगताने का मौका कम मिल सकता है। ये बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामले में अभी भी मेरे ख्याल में कम हुए हम वहीं खड़े हैं जहां हम तकरीबन 1977 में थे। एक्टर बदल गए हैं जो उन इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होते हैं, लेकिन बहरहाल असरअंदाज होने वाली मरकज़ी सतह पे वो फैक्टर्स मौजूद हैं। तो ये चीज़ तो अपनी जगह मौजूद है, और ये गालबन ये सबसे बड़ी सबब है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सका, सियासी जमातें भी डेवलप नहीं कर सकें, हमारा निज़ाम ओवरऑल वैसे इवॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि वो इसी चक्कर में फंसा रहा है कि उसको ये जो इंतखाबात का निज़ाम है उसी के अंदर ही फेयरनेस नज़र नहीं आती, तो वो समझते हैं कि ये प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें कहाँ इस तरफ तवज्जो दिला सकती हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस दौरान में मैं एक दूसरी चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ एक मीडिया बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और अभी ज़ख़म साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी मेरी बात के जवाब में कि वो जो सिगरेट के 4 चर्च के अगर सिगरेट किसी को पिलवा दिए जाएं तो फिर वो तमन्ना करने लगता है 5वें 6ठे। तो ये मीडिया जो है ये भी एक बहुत अहम एक उनसर है जिसकी वजह से वो जो चर्च का सिगरेट है उसकी आदत पड़ जाती है। जो आदमी सबसे ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है, बल्कि वो टीवी के ऊपर कैमरे के ऊपर गालियाँ निकालता है, वो भी पाया जाता है, वो मीडिया का बहुत महबूब नज़र हो जाता है। वो जिस तरह इकबाल ने कहा था ना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, तो जो इस तरह की सख्त ज़बान बोलेगा वो आपके पास रेटिंग भी लाएगा और मीडिया उसे बुलाएगा। तो अगर मीडिया भी कुछ मेहरबानी करे और कम से कम, बिल्कुल रेटिंग से वो बालातर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी कोई थोड़ा सा ख्याल कर ले कि जो इतनी बदतहजीब ज़बान बोल रहा है, माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, मैं देखा कि उस शख्स को फिर मीडिया ने ज़्यादा बुलाना शुरू कर दिया अपने प्रोग्रामों में। तो अगर इस तरह के एहतियात कर ले तो शायद वो चर्च की जो आदत पड़ चुकी है उससे भी कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, जल्दी नहीं होगा। जल्दी नहीं होगा। डॉक्टर वसीम, आपको क्या लगता है, हम जो है वो हम इवॉल्व हुए हैं, वाकई में कोई बेहतरी आई है? क्योंकि जो कानून कुदरत है या फितरत है वो तो यही है कि आप वक्त जब आगे आगे चल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो चीज़ें भी आगे की तरफ ही जा रही होती हैं। लेकिन कुछ लोग ये गिला करते हैं कि नहीं, हम 2 कदम आगे चलते हैं और पीछे चलना शुरू हो जाते हैं 10 कदम। वो जैसे है ना, वो क्या था, वो हरकत तेज़ तर और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, वो वाला आलम है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कहते हैं द ग्रे एरिया बिटवीन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन
एंड प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी के हिसाब से रखा गया है और सबसे ज़्यादा प्लानिंग और सबसे अच्छा इंतज़ाम लीगली स्पीकिंग वो था 2018 में। उसी इंतखाब को कहा गया था कि इट वाज द वर्स्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मतलब क्या है कि वो जो ग्रे एरिया है डिज़ाइन में और प्रैक्टिस में, हमें उस पर वर्क करना है। और ख़ासतौर पे जो ये आज़ाद कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो आप जरा देखिए 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जनरल, और उसके 12 है जो कश्मीरी रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए, यानी 1/4 के करीब में 23-24% सीटें आज़ाद कश्मीर से बाहर से लड़ी जाएंगी और वो हिस्सा है वो लोग होंगे हिस्सा लेजिस्लेटिव असेंबली का। मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दूसरा ये है कि 33 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पॉपुलेशन कितनी है, 32-33 लाख, यानी 1 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आज़ाद कश्मीर की वो तकरीबन 1/3 के करीब में है, छोटी है, जो बाकी पाकिस्तान में 3 लाख के करीब कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती। यहाँ फिर क्या होता है कि लोकल इन्फ्लुएंशियल उनका जोर ज्यादा होता है, होल्ड ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे स्टेटस को ओरिएंटेशन ज्यादा है। और ये वजह है कि इस्लामाबाद ओरिएंटेशन उनकी जो है वो चलती रहती है और लोकल सतह पे मिसाल के तौर पर। लेकिन ओवरऑल आप ये समझते हैं, अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात ना करें, ओवरऑल आप ये समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो बेहतर है, डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिसेस पे अभी हम बहुत कच्चे हैं, वहाँ पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम तवज्जो कैसे देंगे? वो लॉ के हवाले से नहीं देंगे, वो बहुत है, वो फॉर्मेलिटी हो चुकी। मसला ये है कि अवाम वोट देते हैं और या देना चाहिए उनको किसी पॉलिसी के हवाले से, किसी प्रेफरेंस के हवाले से कि हमारे साथ ये हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पॉलिसी की बजाय पेट्रोनेज की पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में। तो पर्सन टू पर्सन या अपने ग्रुप को जो वो डिलीवर्स हैं लोकेलिटी में उनके लिए हम कुछ करेंगे। हाँ, 1000-2000 के लिए लोगों के लिए आप काम करेंगे, मगर 1 लाख लोगों के लिए किससे काम कर रहे हैं वो नहीं है। यानी सिटीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। ठीक होगा जी। ज़ैगम साहब, जो एक बहस हमेशा से रही है कि जो लेजिस्लेचर है उसका एक काम है और वो बड़ा डिफाइंड है, लेकिन जो हमारे यहाँ हम रोल ऑफ लेजिस्लेचर देखते हैं और वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनका जो किरदार हम देखते हैं वो तकरीबन जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनका तकरीबन लगता है कि वो किरदार है। तो आपको लगता है कि वहाँ पे भी कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? और वैसे ओवरऑल आपको भी लगता है कि हम कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं इतने सालों से? देखिए, बेहतरी की बात पहले देख लेते हैं। ये जो डार्विन साहब की थ्योरी है इसको हर जगह हमने अप्लाई करने की कोशिश की है, कभी कभी हमारा चल जाता है इस पे तुक्का, कभी नहीं चलता। जमहूरियत के बारे में बड़े अरसे तक हम यही समझते रहे कि ये एस्केलेटर है, जो भी एक कौम इस पे चढ़ जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्योंकि बार बार जमहूरियत मुनक़ता होती रही, हमारा यही ख्याल था कि ऐसा होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं था। कोई डेकेड या उससे कम 7-8 साल तक जमहूरी तरक्की के बाद हम पीछे होना शुरू हुए, एक डेमोक्रेटिक रिसेशन आया। और पूरी दुनिया का सबक भी हमें ये बता रहा है कि सिर्फ जमहूरियत में रहना काफ़ी नहीं है, खुद ब खुद जमहूरियत बेहतर नहीं होगी, बल्कि जमहूरियत को बेहतर करने के लिए मुसलसल आपको एफर्ट करनी पड़ती है, वरना आपका जमहूरी सफ़र उल्टी तरफ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा इस वक्त हो रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात देखिए, आप थोड़ा सा इसको जमहूरी सफ़र को सियासी सफ़र से ज़रा थोड़ा सा अलग करके देखें, अगरचे ये दोनों लिंक्ड है, तो हमारा सियासी जो इर्तका है या बेहतरी है या लर्निंग है वो तो उस वक्त भी चलती रही जिस वक्त डिक्टेटरशिप थी। शायद सियासत और ज़्यादा बेहतर हुई क्योंकि हासिल करने को कुछ नहीं था, बड़े बड़े स्टालवर्ड्स बड़ी बड़ी अवामी जद्दोजहद कर रहे थे ऐसे वक्तों में, 60s में मिसाल के तौर पर देखिए, और अवाम का शऊर भी बुलंद हो रहा था। और अगरचे वो पॉलिटिकल भी हमें रिसेशन देखने को मिलती है, लेकिन फिर जमहूरी जो मामला है
उस इर्तिका में जैसे गुफ्तगू मेरे दोनों सीनियर दोस्तों ने की, साथियों ने की, कि उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ें अगरचे गेन हमने की हैं। हमने फॉर्मल एरिया में तो बहुत गेन किया, हमने आइन बनाया, फिर आइन को 18th अमेंडमेंट के ज़रिए बहुत बेहतर बनाया, हमने फेडरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बहुत से अच्छे कवानीन बने। मसलन 2018 तक जो हम बना चुके थे इलेक्शन का कवानीन, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन जो हमारा ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो हमारी सियासी अशराफिया ने नॉर्म सेट करने थे, आपस में एक कंसेंसस बिल्ड करना था कि मुल्क को कैसे चलाना है और किसके लिए चलाना है, सेंटर पे कौन होगा। जैसे आपने अभी लेजिस्लेचर की बात की, अगर अवाम सेंटर पर है तो फिर तो लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए थी। अगर वो खुद सेंटर पर है, अशराफिया सेंटर पर है, तो फिर तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेट्रेट का सिस्टम ही बनाए, लोकल गवर्नमेंट ना बनने दे, ताकि वसाइल उनके हाथ में रहें। और एक बहुत बड़ा जो हमारा इस दरमियान में मसला आया, ज़ियाउल हक साहब के आने से ये शुरू हुआ और आज तक हमें नज़र आ रहा है, इस वक्त भी हमें उस पर बहस बन रही, वह है क्रोनी कैपिटलिज्म का मसला, कि हमारी जिस तरीके से सियासत और कारोबार जुड़कर रह गया है, कि कारोबारी सियासत में आ गए हैं और सियासतदान कारोबार में चले गए हैं, उससे जो पूरे मफादात हैं हमारे सियासी तबके के और हमारी जो एक पावर लीड है, जिसमें सियासतदान भी शामिल है, अनइलेक्टेड पार्ट भी शामिल है, वो अवाम से बहुत हट गए हैं। उनकी अपने जो सेक्शनल इंटरेस्ट है, उनके मफादात अवाम के मफादात से बहुत हट गए। तो बहुत से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना होगा, जिन पे बहस करनी होगी और शायद हमें वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैगम खान साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, डॉक्टर वसीम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान में सियासी इर्तिका और जो हमने जमहूरियत में अचीव किया है, सियासी अमल के ऊपर हम किस तरह से वो असरअंदाज होता हुआ देखते हैं और सियासी जो माहौल है पाकिस्तान का वो कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है, कुछ उसका हमने जायज़ा लेने की कोशिश की। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे मेहमान ये तो मानते हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान ने बेहतरी की तरफ भी पेशरफ्त की है। उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको ग्रे एरियाज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे हम कवानीन पे अमल दरामद करने में नाकाम हो जाते हैं, कहाँ पे हमारी जो सियासी अशराफिया उसके मफादात आ जाते हैं और उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी मसाइल को एक बिसात के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनको हल नहीं किया जाता। तो इंशाल्लाह जी कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कश्मीर इलेक्शंस हैं, देखते हैं कौन सी जमात वहाँ पर जीतती है। पोलिंग का माहौल आई होप के पुरअमन रहेगा। तो कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।